हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। आज हम इस लेक्चर में इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस जा चुकी हैं और उसमें हम इसके 2 पार्ट प्रूफ कर चुके हैं। आज हम प्रूफ करेंगे कि टी में नॉर्मल ऑपरेटर लेके चलूंगी और मैं प्रूफ करूंगी कि इसके जो मतलब यहाँ पे जो एमआईज हैं वो क्या होंगे, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगे एंड देन स्पैन एच। क्लियर बेटा? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पार्ट पर चलते हैं। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है बट इजी है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझना बेटा। थर्ड इम्प्लाइज टू फर्स्ट। मान लिया टी मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है। नॉर्मल ऑपरेटर है तो बेटा वो अपने ही एडजेंट के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट। टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी। इतना क्लियर? तो मुझे प्रूफ करना है जो हाँ यहाँ पर है कि जो भी मेरे पास एमआईज हैं वो क्या है, पेयरवाइज ऑर्थोगोनल है। पहली चीज तो ये प्रूफ करनी है। देन सेकंड मुझे प्रूफ करनी है कि वो क्या करेगा, स्पैन एच। तो फर्स्टली मैं प्रूफ करूंगी कि जितने भी मेरे पास एमआईज हैं दिस वे क्या है, पेयरवाइज ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब क्या है कि एक एमआई ले लूंगी मैं, एक एमजे ले लूंगी। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है। पेयरवाइज का मतलब हो गया ये डिफरेंट डिफरेंट है दोनों। तो मुझे ये चीज प्रूफ करना होगा। तो बेटा हमने आई थिंक अब तक मैं यही चीज समझाती आई हूँ आपको कि जब भी हमें ये सब स्पेस है, सॉरी स्पेस है, ये भी एक स्पेस है। ठीक है, आइगन स्पेस आइगन स्पेस। अब 2 स्पेस को मुझे ऑर्थोगोनल दिखाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसके वेक्टर ले लूं, इसका वेक्टर ले लूं। अगर दोनों के वेक्टर ऑर्थोगोनल हो जाएंगे तो ये स्पेस ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे माना लेट एक्स आई एंड एक्स जे बी द वेक्टर्स है इन एम आई एंड एम जे। इसमें एक्स आई जो है वो एम आई में है एंड एक्स जे जो है वो मेरे पास एम जे में है। ये इसमें है, ये इसमें है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मेरे को ऑर्थोगोनल दिखाना है वो चीज, तो मेरे को इन वेक्टर को ऑर्थोगोनल दिखाना पड़ेगा कि एक्स आई ऑर्थोगोनल है एक्स जे के, जहां आई नॉट इक्वल टू जे, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, देन अब एक चीज और बेटा, ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है कि आइगन स्पेस है। आइगन स्पेस है तो इसमें किस तरीके के वेक्टर होंगे, टी एक्स आई इक्वल टू, इसके लिए मैंने मान लिया कि इसकी जो मेरे पास मतलब आइगन वैल्यू है वो लैम्डा आई है, इसके लिए मेरे पास लैम्डा जे है। ठीक है, तो लैम्डा आई एक्स आई और यहाँ पे टी एक्स जे इक्वल टू लैम्डा जे एक्स जे। तो ये हो जाएगा, इसी फॉर्म के तो होते हैं, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, इसी फॉर्म के हमारे पास आइगन स्पेस में होते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, वेक्टर ले लिए। अगर ये मेरे पास आइगन स्पेस है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन एक चीज और था बेटा, हमने एक थ्योरम और करी थी। अगर मेरे पास टी ये नॉर्मल ऑपरेटर है तो मेरे पास टी नॉर्मल ऑपरेटर गिवन है, तो मेरे पास जो होता है टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे टी की जगह मैं स्टार ले लूंगी एक्स और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा दिस। ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, टी मेरे पास अगर नॉर्मल ऑपरेटर है, नॉर्मल है तो मैं लिख सकती हूँ टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स इफ एंड ओनली इफ का केस होगा यहाँ पे स्टार और इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टी नॉर्मल है तो इसका मतलब जब यहाँ पे या दोनों में से किसी चीज में भी, बट मुझे इसकी नीड पड़ेगी तो इसलिए इसका लिख दिया है। ठीक है, आप दोनों का भी लिख सकते हो। तो याद कैसे रखना है, अगर मेरे पास ये है तो मैं ये चीज एडजॉइंट वाला लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है, टी का यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा और इस आइगन वैल्यू का यहाँ पे कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका लिखना चाहो तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट और सब चीजें एज इट इज। इतना क्लियर बेटा? ठीक है, अब मेरे को क्या दिखाना है, इन दोनों को ऑर्थोगोनल, मतलब इनके वेक्टर को ऑर्थोगोनल दिखाना। अगर मुझे वेक्टर को ऑर्थोगोनल दिखाना है बेटा तो इसका मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट लेके चलूंगी, बाद में मैं इनको 0 दिखा दूंगी। तो इनर प्रोडक्ट 0 लेके चली और यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला, शुरू का लेते हैं लैम्डा आई जो आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो लैम्डा आई है,
जब ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो एज इट इज, क्योंकि हमारे पास इनर प्रोडक्ट में होते हैं कि कोई भी स्केलर मेरे पास अगर यहाँ पे होता है फर्स्ट प्लेस पे, जब मैं उसको बाहर निकालती हूँ तो वो एज इट इज आता है। तो जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगी तो एज इट इज, अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ बात सेम है, एज इट इज आएगा। क्लियर ये चीज। अब लैम्डा एक्स आई की वैल्यू क्या मेरे पास, टी एक्स आई रख दी। अब ये टी फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा, ठीक है। अब टी स्टार एक्स जे की वैल्यू ये है, रख दी बेटा। अब ये मेरे पास स्केलर क्या है, सेकंड प्लेस पे, जब सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो क्या होगा मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट, ये एज इट इज। और यहाँ पे बेटा ऑलरेडी लैम्डा जे का कॉन्जुगेट था, एक और आ जाएगा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट। अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या होता है, उसी के इक्वल, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, इस मैंने एक डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा आई एक्स आई एक्स जे का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्डा जे एक्स आई और एक्स जे, ठीक है। इसकी जगह ये आ जाएगा। अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, ये दोनों चीज मेरे पास सेम है तो बाहर, अंदर रिमेनिंग बच गया ये। अब मेरे पास एक फैक्टर ये आया, एक ये। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये, ठीक है। बट मुझे इसकी इनर प्रोडक्ट 0 दिखानी है, तो इसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये नॉन 0 होगा। तो मैं मान लेती हूँ, अगर मैंने माना कि लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, तो लैम्डा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा जे के। बट बेटा हम तो शुरू में ही मान के चल रहे हैं कि जो मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट है क्या? अगर वो डिफरेंट है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मेरे पास 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब जैसे ही इन दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 हुई, इनके वेक्टर लिए थे ना एक्स आई एक्स जे, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 हुई तो ये दोनों वेक्टर क्या हुए, ऑर्थोगोनल। अगर इनके वेक्टर ही ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये दोनों स्पेसेस भी क्या है, ऑर्थोगोनल। और कब है, जब आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इतना क्लियर। नाउ बेटा हम यहाँ तक कर चुके हैं कि मेरे पास जितने भी एमाइज हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। अब मैं इसका ये वाला पार्ट करूंगी जो सेकंड केस है इसमें, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे एमाइज जो है वो स्पैन एच, देखो एक बार दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे स्पैन एच, जितने भी एमाइज है मेरे पास स्पैन एच, मतलब M1 M2 ये सभी कर रहे हैं स्पैन एच, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, स्पैन कर रहे हैं एच को, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि H इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस ओन M, या हम कह सकते हैं जैसे कि हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा हुआ है कि इसका हर एक वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। इस तरीके से हम स्पैन का करते हैं, जैसे S स्पैन V, तो V का हर एक वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा हिल्बर्ट स्पेस है वो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब स्पैन कर रहे हैं, M1 भी स्पैन कर रहा है, M2 भी कर रहा है, MM, तो ये पूरे के पूरे स्पैन कर रहे हैं। इस तरीके से हमें ये चीज प्रूफ करना है। क्लियर बेटा। तो हमारा मेन टारगेट इसको लाना है। अब इसको लाने के लिए सबसे पहले हम जो हमने अभी ये पार्ट प्रूफ किया है कि जो मेरे पास एमाइज हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे नोट्स में क्या किया हुआ है बेटा कि पहले ये रिड्यूस वाला पोर्शन किया हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। बट अगर हम ये चीज करें तो डायरेक्ट हम पहले इसके लिए ये करेंगे, फिर इसके बेस पे इसके बाद ये करेंगे। क्लियर बेटा। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हमें स्टेप टू स्टेप याद रखना होगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो हमने ऊपर पहले प्रूफ किया है कि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, उसी का यूज करके हम ये लिखेंगे। फिर इसके बाद मैं देखूंगी कौन सी थ्योरम यूज होने वाली है, और उस थ्योरम की नीड के अकॉर्डिंग मैं ये चीज पार्ट प्रूफ करूंगी, तो वो एक सीक्वेंस में चल जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके बाद ये चीज क्या है,
मैंने अभी प्रूफ कर दिया है कि जितने भी एमाइज हैं वो पेयर वाइज क्या है, ऑर्थोगोनल। अब बेटा अगर मेरे पास जो भी एमाइज हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, तो देखो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो मैं बोल सकती हूँ, जो मैंने अभी पार्ट प्रूफ किया था फर्स्ट टू सेकेंड, कि जितनी भी प्रोजेक्शन होंगी पीआईज वो भी क्या होंगी, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। तो वही चीज इससे इम्प्लाइज करके मैंने लिख दिया ये। इतना क्लियर। अब इसके बाद जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, वो है मेरे पास एक थ्योरम जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। क्लियर बेटा। अब वो हम थ्योरम देखते हैं। देखो यहाँ पे भी मेरे पास जो है जो यहाँ पे ये है m1 m2 आइगन स्पेसिस है m1 m2 mm, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हमारे पास आएंगे p1 p2 pn इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज थ्योरम ऐसे ध्यान रखना है कि मेरे पास कुछ मतलब p1 प्रोजेक्शन है, आइगन स्पेसिस हैं, एंड बाद में मेरे को जैसे मैंने अभी आपको बताया h इक्वल टू दिस समथिंग मुझे कुछ लाना है, तो ये थ्योरम मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो अब इसका क्या यूज करने वाले हैं, देखो ये प्रोजेक्शन है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेसिस पर, तो ये चीज हमें गिवन है कि इस तरीके से प्रोजेक्शन है ऐसे, ओके। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि जितनी भी पीआईज हैं वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, तो मैंने ये वाला पार्ट दिखा दिया बेटा कि पीआईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, कि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस, अगर कहीं पर मेरे पास ये चीज है और ऑलरेडी ये चीजें मुझे गिवन है कि मेरे पास प्रोजेक्शन है इन क्लोज्ड लीनियर सब स्पेसिस पर। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे जब मैंने स्टेटमेंट लिखी थी स्पेक्ट्रल थ्योरम की कि ये मेरे पास आइगन स्पेसिस है और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो इन पर प्रोजेक्शन है वो ये है, तो ऑलरेडी ये चीज तो मुझे है, ठीक है। उसके बाद ये चीज मेरे पास वहां पे प्रूफ करने का था, तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज गिवन है और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो इसका मतलब अगर कहीं पर ये है तो इससे इम्प्लाइज करके मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है बेटा। तो वो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी। देन अगर ये दोनों चीज यहाँ पे आ जाती हैं तो इस केस में क्या होता है, जो मेरे पास ये पी प्रोजेक्शन आएगी ना वो किस पर प्रोजेक्शन होगी, एम पर, और एम यहाँ पे क्या होगा मेरे पास जितने भी यहाँ पे क्लोज लीनियर सब स्पेसिस है उनका सम, ठीक है। ओके लीनियर सम है यहाँ पे। इतना क्लियर बेटा। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल आ गया ये दिस। तो यहाँ से इस थ्योरम की हेल्प से मैंने लिखा कि मेरे पास एक पी प्रोजेक्शन होगी, यहाँ पे पी प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से P इक्वल टू P1 प्लस P2n मेरे पास प्रोजेक्शन होगी, और ये किस पर होगी, मेरे पास इस क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस पर M, M इक्वल टू M1 प्लस M2 so on, M इज ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H। तो इस थ्योरम का ही यूज किया गया। मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन आया और ये वाला पोर्शन ऑलरेडी मुझे गिवन है स्टेटमेंट में स्पेक्ट्रल थ्योरम की, ठीक है। अगर कहीं पर ये है तो मैंने ये लिख दिया कि मेरे पास ये प्रोजेक्शन है और किस पर होगी, इस वाले क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस पर। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसके बाद, ठीक है, मैंने पेयर वाइज ऑर्थोगोनल प्रूफ किया, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो मतलब प्रोजेक्शन भी पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगी, और बाय दिस थ्योरम मेरे पास ये प्रोजेक्शन आएगी जो कि इस पर क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस पर, इस वाले इस पे प्रोजेक्शन है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर। तो यहां तक का हमारे पास ये पार्ट हो गया। अब देखो क्लियर चीजें समझो, मैंने जो आपको अभी बताया है मेरे को ये चीज लाना है, ठीक है। अभी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे m इक्वल टू ये चीज आई है मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया m इक्वल टू दिस, मुझे लाना ये है, ठीक है। तो अगर m इक्वल टू दिस है तो इसकी जगह मैं लिख दूं, तो मुझे मेन प्रूफ क्या करना होगा, h इक्वल टू m। इतना क्लियर समझ आ गया बेटा, h इक्वल टू m। तो इसकी हेल्प से ये वाला पोर्शन आ गया और मुझे अब ये प्रूफ करना है क्योंकि ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है यहाँ पे, m के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो m है इस पर प्रोजेक्शन क्या मेरे पास p। अब देखो प्रोजेक्शन यहाँ पे है और जो हमारे पास m है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम का। अब कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं वो मैं मेन चीज बताना चाहूंगी बेटा। देखो यहाँ पे हम रिड्यूस वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, mi reduces t, ये वाला पोर्शन यूज करके मैं ये दिखा दूंगी कि m reduces t। तो कुछ रिड्यूस वाला कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए क्या करते हैं,
जब मुझे m को रिड्यूस दिखाना है, ये चीज ध्यान देना बेटा, मुझे यहाँ पे m रिड्यूसेस t दिखाना है, ठीक है। बट मेरे पास m कैसा है, m1 प्लस के m2 सो ऑन mm, तो मैं इसको रिड्यूस दिखाने के लिए पहले इनको दिखा लूं, फिर इनकी हेल्प से मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, वो चीज आएगी। क्योंकि मुझे m के लिए दिखाना है, पहले मैं इनके लिए तो दिखा लूं। ओके, तो सबसे पहले अब ये वाला पोर्शन हो गया। नाउ जो हमारे इससे अगला स्टेप होगा वो क्या होगा कि मैं दिखाऊंगी कि mi रिड्यूसेस t। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि बेटा पहले ये दिखाया, ये समझ आ गया बाय द थ्योरम द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दें मेरा मेन टारगेट h इक्वल टू m लाना है। अब h इक्वल टू m लाने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन p है, तो यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करेंगे। उस थ्योरम के लिए हमें किस चीज की नीड पड़ेगी कि हमारे पास क्या है, m रिड्यूसेस t, समथिंग कुछ इस तरीके से आना। तो उसके लिए m मेरे पास ये होता है, तो पहले मैं ये चीज तो दिखा लूं कि ये रिड्यूसेस t है, तो वही चीज अब हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इतना क्लियर, क्यों दिखाने वाले हैं अब देखो आगे। अब मेरा मेन टारगेट रहेगा इसके बाद कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ये मेरे पास क्या होगा, mi रिड्यूसेस t, मतलब m1 भी रिड्यूसेस t, m2 भी, m3 भी और सो ऑन लास्ट तक mm, ठीक है। वो सभी के सभी क्या होंगे, रिड्यूसेस t। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम रिड्यूसेस t दिखा देते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ लो या थ्योरम, मैंने बोला था आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद हम इसी को यूज करेंगे, m रिड्यूसेस t इफ एंड ओनली इफ का केस होता है बेटा यहाँ पे कि m इज इनवेरिएंट अंडर t एंड t स्टार। तो मुझे ये चीज प्रूफ करना है। अब देखो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है दिस, तो mi, ठीक है, रिड्यूसेस t प्रूफ करना है, तो यहाँ पे mi हो जाएगा। तो मुझे ये पोर्शन जब प्रूफ करना है तो इसके लिए मैं अगर ये प्रूफ कर दूं तो मैं ये लिख सकती हूँ। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करूंगी और इफ एंड ओनली इफ का केस है बाय दिस थ्योरम या डेफिनेशन मैं ये चीज लिख सकती हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर बेटा, अब देखो यहाँ पे अब मेरे को जो mi है वो इनवेरिएंट प्रूफ करना है अंडर टी भी और टी स्टार भी, दो पार्ट्स हैं, टी भी और टी स्टार भी। तो सबसे पहले हम टी के अंडर करते हैं, तो यहाँ पे जिसके अंडर करना है वो ऑपरेटर लिखूंगी, किसको करना है वो यहाँ पे आएगा। और ऑलरेडी मुझे पता है कि mi क्या है यहाँ पे, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो ये दो चीज तो मेरे पास होगी। क्योंकि इनवेरिएंट की जो डेफिनेशन है मैंने उसको आपको 3 पार्ट्स में बताया था। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर होना चाहिए। सेकंड, मेरे पास जो यहाँ पे सब स्पेस है, क्लोज्ड लीनियर सब, यहाँ पे जो भी सब स्पेस आएगा वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो गया। और थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या होती है कि जो यहाँ पे सब स्पेस होता है क्लोज्ड लीनियर, उसके हर एक वेक्टर, इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे सभी पर अगर मैं t लगाऊं तो वो भी वापस मुझे इसी में मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीज स्टेप हो जाते हैं तो हमारे पास ये जो mi होता है वो इनवेरिएंट हो जाता है अंडर दिस ऑपरेटर। इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को पहले mi को इनवेरिएंट करना है अंडर t, तो मेरे पास t ऑपरेटर हो गया, mi क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया। तो अब मेरा मेन टारगेट रहेगा कि इसके हर एक वेक्टर, जितने भी इसके अंदर वेक्टर हैं उन पर मैं अगर t लगाती हूँ तो ये tx भी इसके अंदर जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं सबके लिए बात करूँ तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, सबके लिए अलग अलग करके दिखाऊं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है कि मैं किसी एक आर्बिट्रेरी के लिए करके दिखा दूंगी और फिर वो सबके लिए हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट xi, एक आर्बिट्रेरी मैंने यहाँ पे ले लिया, xi बिलोंग्स टू mi, ठीक है। अगर देखो xi अगर मेरे पास mi से बिलोंग कर रहा है, mi मेरे पास क्या है, आइगन स्पेस, ठीक है। और आइगन स्पेस में किस तरीके के मेंबर होते हैं, मेरे पास होते हैं tx इक्वल टू, जैसे म्यू स्पेस ऑफ t बोलते हैं आइगन स्पेस, तो tx इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो mi है
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में ही स्टेटमेंट में माना हुआ है बेटा कि जो यहाँ पे मेरे पास आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा m होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आइगन वैल्यू आएगी mi के वो लिए वो आएगी मेरे पास लैम्डा i। ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे म्यू की जगह हो जाएगा लैम्डा i। ओके, और xi है तो यहाँ पे xi और टी ऑपरेटर यहाँ पे चल ही रहा है। चीजें सिर्फ चेंज होती है, डेफिनेशन सेम है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको चेंजेस करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने अभी बताया टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो आइगन वैल्यू है वो म्यू है, बट मेरे पास तो यहाँ पे एम आई के लिए लैम्डा आई है तो लैम्डा आई रख दिया। यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर है वो एक्स आई है तो एक्स आई रख दिया, और टी ऑपरेटर ही है। इतना क्लियर। तो अगर मेरे पास xi बिलोंग कर रहा है mi से तो ये तो मेरे पास आइगन स्पेस है, तो जब ये इसके अंदर गया होगा तो बेटा कुछ इस तरीके की फॉर्म बना रहा होगा, तभी तो इसके अंदर एंट्री की होगी। तो इसका मतलब ये इसके अंदर है तो ये इस तरीके की फॉर्म बनाया। तो अकॉर्डिंग अगर मैंने इसकी फॉर्म बनाई तो मेरे पास आ गया टी एक्स आई इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो ये चीज तो मेरे पास आ गया, मैंने एक आर्बिट्रेरी माना और उसके अकॉर्डिंग वो चीज आ गई। बट मेरा मेन टारगेट जो है बेटा वो एक्स आई को एम आई के अंदर ले जाना। इसकी ये जो वेक्टर है ना इसको इसके अंदर, अब ये ध्यान रखना ये एज ए वेक्टर मतलब ये इसके अंदर कैसे जाएगा वो चीज देखना है। अब ये चीज बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वेक्टर है कि क्यों मतलब है कि नहीं है, इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो यहाँ से हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस टी ऑपरेटर, इधर से मैं कोई एक्स लूंगी उस पर टी लगाऊंगी, टी एक्स टाइप के इसके अंदर जाएंगे तो वेक्टर ही तो जाएंगे। तो ये जो होते हैं ये मेरे पास वेक्टर ही होते हैं। ठीक है, अब देखो इस वेक्टर को इस एम आई के अंदर लेके जाना है, और मैंने अभी बताया बेटा इस एम आई के अंदर ये जो है मेरे पास आइगन स्पेस म्यू स्पेस ऑफ टी मतलब वो चीज है। ठीक है, आइगन स्पेस है। अगर ये आइगन स्पेस है मेरे पास तो इसमें तो टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स जो अभी हमने किया इस तरीके की फॉर्म होती है। ठीक है, ये मेरे पास आइगन वैल्यू होती है। तो इस एम आई के लिए आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे लैम्डा आई। ओके, इतना क्लियर हो गया। और ऑपरेटर जो इस पे यूज हो रहा है वो है मेरे पास टी ही। ठीक है, जो आइगन वैल्यू है ना इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो टी ही है। ठीक है, तो इस एम आई में कुछ इस तरीके के फॉर्म वाले वेक्टर जाएंगे, बट मुझे इसके अंदर ये लेके जाना है। तो इसके अंदर अगर इस वेक्टर को लेके जाना है तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आनी चाहिए, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर की जगह ये वेक्टर आना चाहिए। समझ आई बात बेटा। इस वेक्टर की जगह देखो आइगन स्पेस है तो इसमें टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स मतलब जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो आएगी, जो इस पे ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे, और जो वेक्टर इसके अंदर होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मेरे को इस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है। अगर इस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है तो इसकी जगह ये वेक्टर आना चाहिए। कुछ अगर इस तरीके की फॉर्म बन जाए तो मैं कह सकती हूँ ये वेक्टर इसके अंदर चला जाएगा। तो वही उस चीज के लिए हमने यहाँ पे लिया है दिस टी टी एक्स आई। ठीक है, इस वेक्टर को इसके अंदर ले जाने के लिए, और इसके अंदर क्या कौन से जाते हैं जो हमारे पास इस तरीके की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे वो ऑपरेटर होता है जिसके जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वैल्यू है। ये लैम्डा आई जो है आइगन वैल्यू है ना किस ऑपरेटर के लिए, टी ऑपरेटर के लिए है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू आएगी और यहाँ पे वेक्टर्स आते हैं। तो मुझे इस वेक्टर को लेके जाना तो इसका मतलब ये वेक्टर यहाँ पे आना चाहिए और ये चीज मुझे इसके इक्वल लानी है। तो ये पोर्शन ले लिया मैंने। अब देखो आगे टी एक्स आई की वैल्यू क्या मेरे पास ये है तो ये रख दिया। ठीक है, अब मेरे पास टी क्या है ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर है। तो जो यहाँ पे स्केलर होता है मेरे पास क्या होता है टी ए एक्स इक्वल टू ए टी एक्स। तो ये जो स्केलर है ये बाहर टी एक्स आई। ठीक है, अब देखो ये ऐसे ऐसे मैं ये पोर्शन लेके चली और मैंने दिखा दिया इसके इक्वल। जब इसके इक्वल दिखाया तो मेरे पास ये कहाँ चला जाएगा इस एम आई में। यह भी बताया ना कैसे, या आपको अच्छे से मतलब इससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप y मान लो। तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई टी वाई लैम्डा आई वाई। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है मेरे पास कहाँ जाएगी बेटा एम आई में, मतलब y जाएगा मेरे पास एम आई में, और y क्या मेरे पास टी एक्स आई, तो टी एक्स आई चला गया एम आई में।
ठीक है, या आप फॉर्म इसी से बनाओ कि मैं ये लेके चलूंगी, इसको इसके इक्वल दिखा दूंगी तो मेरे पास ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके अंदर चला गया तो मैंने एक आर्बिट्रेरी लेके चली थी, उस पर टी लगाया तो वो भी एम आई के अंदर चला गया। तो इसका मतलब इसके जितने भी वेक्टर होंगे उन पे मैं टी लगाऊंगी तो उसके बाद जो भी मुझे मिलेगा वो भी उसके अंदर जाएगा। तो मतलब ये एम आई जो होगा मेरे पास, ये दिस एम आई, ठीक है, ये इनवेरिएंट होगा अंडर टी। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर दिया अंडर टी। अब बात मेन चीज आती है कि मुझे ये भी तो प्रूफ करना है कि एम आई इनवेरिएंट होगी अंडर टी स्टार। तो अब हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। कैसे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिर्फ चेंजेस करने हैं। इनवेरिएंट के लिए सबसे पहले ऑपरेटर होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर आएगा टी स्टार। सेकेंड मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, तो एम आई मेरे पास क्या है यहाँ पे क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। देन थर्ड जो मेरे पास यहाँ पे आएगा वो ये होगा कि इसके हर एक वेक्टर के लिए मैं इस पे टी स्टार ये वाला ये लगाऊं और उस यहाँ पे एक्स आई लिख देते हैं, अब वो भी मेरे पास एम आई में चला जाए। ठीक है बेटा, इसके हर एक वेक्टर के लिए अगर उस पर मैं ये वाला ऑपरेटर लगाती हूँ टी स्टार, उसके बाद जो भी मुझे मिलता है अगर वो भी वापस एम आई में चला जाता है तो वो मेरे पास ये एम आई इनवेरिएंट हो जाएगी अंडर टी स्टार। इतना क्लियर? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करनी होती है, एम आई को इनवेरिएंट दिखाना टी स्टार में, तो ऑपरेटर टी स्टार एम आई क्लोज लीनियर सब स्पेस, और ये चीज तो मेरे पास हो गया, ऑपरेटर हो गया क्लोज लीनियर सब स्पेस। अब मुझे ये वाली कंडीशन दिखानी है तो उसके लिए सेम वही रहेगा कि मैं एक आर्बिट्रेरी मान लूँ। अगर इसमें ये जा रहा है, ये मेरे पास क्या आएगा इन स्पेस, तो इसमें किस तरीके के वेक्टर होते हैं, टी एक्स इक्वल टू, अगर इसकी बात करें एम आई की बात करें तो एम आई के लिए मेरे पास आइगन वैल्यू लैम्डा आई, तो आइगन वैल्यू आएगी यहाँ पे और ये वेक्टर एज इट इज। और यहाँ पे इन आइगन वैल्यूज पे जो ऑपरेटर है वो टी है, वो शुरू में ही गिवन है, जो हम इसकी देखो टी ऑपरेटर पूरे पे। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पे, अगर एक्स आई है इसके अंदर तो एक्स आई आ जाएगा। ये चीज के लिए यहाँ तक सेम है। अब मेरा मेन टारगेट क्या है बेटा, टी स्टार एक्स आई को एम आई के अंदर ले जाना, कि ये वाला जो वेक्टर है सेम वैसे ही है, वहां पे भी वेक्टर था, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे मैं टी स्टार लगाऊंगी हिलबर्ट इस पे, यहाँ से कोई वेक्टर लूंगी उस पर टी स्टार लगाऊंगी तो ये भी तो मेरे पास इसके अंदर जाएगा, इसकी इमेज, तो ये भी तो वेक्टर होगा। तो ये चीज है कि अब मेरे को इस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है। अब इसके अंदर ये कब जाएगा, इसने तो ये बोला हुआ कि मेरे अंदर जो जाते हैं वो टी एक्स आई लैम्डा आई, एक्स आई टाइप के मतलब एक्स लिख लेते हैं जनरली। ठीक है, इसके आइगन वैल्यू ऑपरेटर मेरे अंदर तो इस तरीके के जाते हैं, पर इसने कहा कि मुझे इसके अंदर जाना है, तो इसको इसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर की जगह इस वेक्टर को आना पड़ेगा। क्लियर? सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ चीजें चेंज हुई है। हमारे पास इस वेक्टर को इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर कौन सा वेक्टर जाता है, जो यहाँ पे आता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है एम आई से, कि इसके अंदर ये वेक्टर है। ठीक है, आइगन स्पेस के अंदर, तो ये वेक्टर इसके अंदर तभी गया होगा जब इस तरीके की फॉर्म करेगा, टी एक्स इक्वल टू लैम्डा आई एक्स। ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यू है, ये ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर आइगन वैल्यू तो सेम रहेगी, पर इस वेक्टर की जगह मुझे इसको लेके जाना है, तो ये कब जाएगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये चीज इसके इक्वल आ गई, तो मैं कह सकती हूँ दिस बिलोंग्स टू एम आई। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये लेके चलूँ, ले लिया बेटा। ठीक है, और ये लेने के बाद देखो ये टी टी स्टार, ओके, ये चीज पता है ना, T1 T2, यहाँ पे मेरे पास अल्फा ये वेक्टर है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ T1 T2 अल्फा, तो मेरे पास बेटा ये वाला है T1 T2 अल्फा, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ दोनों के एक साथ दिस। क्लियर बेटा? तो ये वहां से लिया गया है। अब देखो टी टी स्टार, ठीक है, अब टी टी स्टार, अब टी मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे नॉर्मल, मैंने पहले ही इस पार्ट में लेके चले कि टी मेरे पास क्या है,
नॉर्मल है, नॉर्मल है तो टी टी स्टार को टी स्टार टी लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टी टी स्टार है तो इसको टी स्टार टी लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या किया है, टी स्टार टी लिख दिया ऐसे एक्स आई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे और टी एक्स आई, ये था, ये है ना अब इस बार, तो इसको इस तरीके से ये बाहर ये एक साथ, ठीक है। अब टी एक्स आई क्या है मेरे पास बेटा, लैम्डा एक्स आई, वो वैल्यू रख दी। अब देखो टी स्टार भी तो मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर है तो जो स्केलर होगा वो बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग अंदर, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन बेटा लेके चली थी और मैंने दिखा दिया इसके इक्वल। जैसे ही ये वाला वेक्टर इस फॉर्म में बना तो ये वेक्टर कहाँ चला जाएगा, एम आई के अंदर, ठीक है। जैसे ही एम आई के अंदर गया तो मैं एक आर्बिट्रेरी लेके चली थी, उस पर टी स्टार मैंने लगाया, उसके बाद भी वो एम आई में ही चला गया। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे उन पे मैं टी स्टार लगाऊंगी तब भी वो एम आई के अंदर जाएंगे। तो ये एम आई जो है वो इनवेरिएंट हो जाएगी अंडर दिस ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कि मेरे पास क्या है, एम आई जो है बेटा, एम आई इनवेरिएंट अंडर टी बी और टी स्टार भी। जब ये चीज़ होगी तो मैं लिख सकती हूँ एम आई रिड्यूसेस टी, वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखो इसके बाद पहले ये वाला पोर्शन लिखना है, फिर उसके बाद ये पोर्शन लिखना है, क्लियर, ओके। अब देखो सिंस ईच एम आई रिड्यूसेस टी, अभी हमने लिखा कि एम आई रिड्यूसेस टी, तो ईच एम आई मतलब M1, M2, M3 सबके सब रिड्यूसेस टी, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी। अब ये क्यों लिखी बेटा, इसी थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज करना था। दिस P मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है ऑन ए क्लोज लीनियर सब स्पेस M ऑफ H, देन M रिड्यूसेस T, तो मैं लिख सकती हूँ इफ एंड ओनली इफ TP इक्वल टू PT। यहाँ पे प्रोजेक्शन और ऑपरेटर जो यहाँ पे ये है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इतना क्लियर। तो मेरे पास प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे बता दी, प्रोजेक्शन P है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे M है ये, तो ये तो मुझे इनके लिए लाना है, इस तरीके की कंडीशन लेके आनी है। बट उससे पहले मेरे को क्या एम आई वाला पोर्शन यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया एम आई रिड्यूसेस टी, ठीक है। अब उसका यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा यही डेफिनेशन यूज करनी है। मेरे पास जितनी भी पी आई है वो सभी की सभी प्रोजेक्शन है, इतना क्लियर, प्रोजेक्शन है और किन पर है, एम आई पे। अब मेरे पास देखो P1 जो प्रोजेक्शन है M1 पर, P2 जो है वो M2 पर, इस तरीके से ही है ना सबके सब। PM है मेरे पास MM पर, इतना क्लियर। तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस के, ठीक है। अब मैं इनकी अलग अलग बात ना करके मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज कर दिया कि एम आई रिड्यूसेस टी, यहाँ पे एम आई रिड्यूसेस टी, एम की जगह एम आई, मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर के लिए, यहाँ पे सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ऑपरेटर तो सेम है पर जो पी प्रोजेक्शन है यहाँ पे सभी की बात करेंगे तो पी आई आएगा, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करते रहना है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ईच पी आई, मतलब हर एक पी आई के लिए, P1 के लिए, P2 के लिए, PM सबके लिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बेटा लिख दी। अब देखो ईच एम आई रिड्यूसेस टी, मतलब सभी की सभी एम आई रिड्यूसेस टी मैंने दिखा दिया। देन तब मैंने ये पोर्शन लिखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ये है इफ एंड ओनली इफ का केस है तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ। तो मेरे पास अगर ये है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया पी आई टी इक्वल टू टी पी आई फॉर ईच पी आई, इतना क्लियर यहाँ तक। अब ये जो चीजें हमने ये सब चीजें की हैं किस लिए की हैं, अब यहाँ पे आएगा मेरे को P और T और M ये चीज है मेरे पास, ठीक है। P प्रोजेक्शन है, T मेरे पास ऑपरेटर है, M जो है मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, ये चीजें बेटा। अब यहाँ पे जो ये चीज यहाँ पे यूज की गई इसका यूज होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे TP लेके चलूंगी और इक्वल दिखाऊंगी PT के। अब फिर मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं ये वाला पोर्शन इस तरीके से कुछ लिखूंगी। अब देखो
टी पी इक्वल टू दिस, पी की वैल्यू मेरे पास ये है, ये मेरे पास अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास है टी पी। अब इसको जनरली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, 1 के लिए ये आ जाएगा, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये। तो यहाँ पे क्या किया, TP1, TP2, TPM, ठीक है। तो इस TP1 की जगह P1T लिख सकती हूँ बेटा, इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, इसकी जगह ये, तो वही चीज मतलब लिखते चले गए हम। अब T यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू किसकी, P की, तो मैंने प्रूफ कर दिया TP इक्वल टू PT। अब किसकी हेल्प से किया, इसकी हेल्प से, इसीलिए मैंने मुझे ये TP इक्वल टू PT दिखाना था यहाँ पे, और उसके लिए मुझे ये चाहिए था, और इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना था, इसलिए मैंने MI रिड्यूसेस T किया, क्योंकि मुझे पता है अगर ये चाहिए तो मुझे MI रिड्यूसेस T प्रूफ करना है, फिर अगर ये चाहिए तो ये दिखाना है, ठीक है बेटा। अब देखो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मेन थ्योरम हमारे पास एज इट इज यूज होगी। P मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है क्लोज लीनियर सबस्पेस M पर, P मेरे पास प्रोजेक्शन है क्लोज लीनियर सबस्पेस M पर, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, TP इक्वल टू PT, TP इक्वल टू PT मेरे पास आ गया, तो ये चीज मेरे पास गिवन है और ये आ गया। और यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस, तो इसकी जगह अगर ये कहीं आ रहा है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, लिख दिया बेटा, M रिड्यूसेस T। और यही मैंने आपको बोला था कि मुझे यही चीज लेके आनी है, M रिड्यूसेस T लेके आना है। इसके लिए मैंने ये चीज दिखाया कि ये रिड्यूसेस है, फिर मैंने जो प्रोजेक्शन यूज करनी थी वो ये वाला पोर्शन पूरा यूज किया। इतना क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो M रिड्यूसेस T, तो मेरे पास एक डेफिनेशन और होती है M रिड्यूसेस T की, वो क्या होती है, जो मेन डेफिनेशन होती है वो बताने जा रही हूँ बेटा। देखो M रिड्यूसेस T, तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है M एंड M का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं, दोनों के दोनों बोथ है, ठीक है, आर इनवेरिएंट अंडर T, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर M रिड्यूसेस T है तो ये दोनों के दोनों M भी और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आर इनवेरिएंट अंडर T, इफ एंड ओनली इफ का केस है। अगर मेरे पास M रिड्यूसेस T है, कहीं पर ये है, तो इसकी जगह ही लिख सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पे मेन जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आर इनवेरिएंट अंडर T, ठीक है बेटा। तो ये वाला यूज कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है H इक्वल टू M, और H इक्वल टू M लाने के लिए, यहाँ पे देखो H इक्वल टू M लाने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है। तो मुझे पता है जो हिल्बर्ट स्पेस होता है वो मेरे पास होता है डायरेक्ट सम M का और M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का डायरेक्ट सम होता है। अब डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, ये लीनियर सम भी होता है, H इक्वल टू M प्लस M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब H इक्वल टू M लाना है, तो इसका मतलब मुझे इसको क्या दिखाना पड़ेगा, 0। तो इसीलिए मैंने इस पे क्या लगाई, रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो मैंने इस पर लगाई है, और इसी की जरूरत मुझे पड़ी यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगाई है, लेट यू बी द रिस्ट्रिक्शन ऑफ T, T के लिए T की रिस्ट्रिक्शन है टू इस पर। तो इन्होंने क्या माना कि मेरे पास U एक ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल, जो M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है, इस पर मैंने एक ऑपरेटर मान लिया। किस तरीके से माना, UX इक्वल टू TX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू दिस, इससे बिलोंग कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे लेट कर लिया कि X मेरे पास कोई भी एक आइगन वेक्टर है ऑफ U का, कोरोस्पोंडिंग आइगन वैल्यू दिस, आइगन वेक्टर है तो आइगन वेक्टर के लिए आइगन वैल्यू भी आएगी, तो वो किस तरीके से आएगी, UX इक्वल टू लैम्डा x, ये तो होता है हमारे पास, और X बिलोंग्स टू दिस। अब देखो UX इक्वल टू TX यहाँ पे है, UX इक्वल टू लैम्डा x यहाँ पे, ये दोनों सेम, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल। तो यहाँ से अब TX इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है, और x मेरे पास कहाँ चला जाएगा, ये किसका आइगन वेक्टर हो जाएगा, फॉर T के लिए,
यही तो फॉर्म होती है टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये तो आइगन वैल्यू हो जाएगी फॉर टी के लिए और ये आइगन वेक्टर हो जाएगा फॉर टी के लिए। तो यहाँ से क्या किया, मैं एक आइगन वेक्टर यू का लेके चली थी, बट मैंने दिखा दिया कि वो आइगन वेक्टर उसका सॉरी टी का भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज, ईच आइगन वेक्टर फॉर यू इज आल्सो आइगन वेक्टर फॉर टी, कि हर एक, अगर मैं एक आर्बिट्री लेके चली तो इसका मतलब क्या हुआ, यू के जितने भी वेक्टर आइगन वेक्टर में लेके चल रही हूँ वो टी के भी आइगन वेक्टर होंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे पास टी के जितने भी आइगन वेक्टर हैं वो सब के सब एम में हैं। ठीक है, तो वो एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो एम है और एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों में जो उनकी इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब पता है, इसमें भी हो इसमें भी, दोनों में कॉमन। तो इनकी इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो सिर्फ जीरो वेक्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एम में यहाँ पे आइगन वेक्टर आ गए और यही एम ऑर्थोगोनल में भी आइगन वेक्टर आ गए, तो दोनों में आइगन वेक्टर कॉमन हो जाएंगे। बट हमें तो रिजल्ट पता है ना कि उन दोनों में जीरो वेक्टर के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे सपोजिशन करके चल रहे थे ना कि यू के जो आइगन वेक्टर हैं वो टी के भी आइगन वेक्टर होंगे, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि टी के पास कोई भी आइगन वेक्टर इसमें नहीं होगा, उसके जितने भी आइगन वेक्टर हैं वो सभी के सभी इसमें हैं और इसमें नहीं होंगे। क्योंकि उन दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर जाता है, उन दोनों में सिर्फ जीरो वेक्टर कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमने सपोजिशन मानी थी कि हमारे पास यू जो एक ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस का, उसके पास क्या है, आइगन वेक्टर है, तो हमारी वो सपोजिशन गलत प्रूफ होगी। इसका मतलब उसके पास ना तो कोई आइगन वेक्टर है, जब आइगन वेक्टर ही नहीं है तो बेटा उसके पास कोई आइगन वैल्यू भी नहीं होगी। देखो बेटा, इतना पोर्शन ना लिख के आप सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि हमने एक यू ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हमारे पास जो है यू के पास एक मतलब ऑर्थो जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस एम में, उसके पास ना तो कोई आइगन वैल्यू होंगे ना कोई आइगन वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको करने की पूरी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना कर दो कि हमने एक इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई कि उसके पास इसमें इस फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में उसके पास ना तो कोई आइगन वैल्यू होंगे ना कोई आइगन वेक्टर होंगे। डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो आप। क्लियर बेटा? अब देखो, ये चीज तो मैंने समझा दिया कि हमारा मेन टारगेट जो है h इक्वल टू एम है, तो उसके लिए इसको जीरो बनाना। तो मैं मान लेती हूँ कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अब नॉट इक्वल टू जीरो हो गई तो ये मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस है और नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस हो गया। अब बेटा हमें एक चीज पता है कि जो भी हमारे पास नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस होता है ना, उसमें कोई भी ऑपरेटर उठा लो, उसका हर एक ऑपरेटर, उसके पास हर एक ऑपरेटर के लिए उसके पास आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, देन एवरी ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस मस्ट हैव एन आइगन वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस होगा उसके हर एक ऑपरेटर के लिए हमारे पास आइगन वैल्यू होगी। बट ये तो कंट्राडिक्ट कर गया। क्यों बेटा? क्योंकि हमने अभी तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हमने उसमें दिखा दिया बेटा कि हमारे पास ऐसे ये वाला और हिल्बर्ट स्पेस है ना, इसमें मेरे पास एक क्यू ऑपरेटर ऐसा आ गया जिसके पास ना तो आइगन वैल्यू है ना आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो बट मैं तो यहाँ बोल रही हूँ कि इसमें जो एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये नॉन जीरो, इसमें तो होना चाहिए, बट वहां पे तो रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे सपोज किया है ना कि इक्वल टू नॉन जीरो है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने एवरी ऑपरेटर in non-zero Hilbert space this does not contain any eigen vectors and eigen value। जो अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना वही चीज यहाँ पे लिखी है। कंट्राडिक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस मिल गया जिसमें ना तो कोई आइगन वेक्टर है ना ही कोई आइगन वैल्यू है एक ऑपरेटर यू के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू
जीरो सब स्पेस या जीरो स्पेस के होगा। अब जैसे ही ये जीरो स्पेस बना तो मेरे पास h इक्वल टू एम आ गया, और h इक्वल टू एम का मतलब क्या है, h इक्वल टू m1 प्लस m2 सो ऑन mm। तो मेरे पास क्या हो गया, एमआईज जो होंगी वो स्पेन कर रहे हैं h को। यही मेरे पास मेन टारगेट था। अब बेटा थोड़ा सा लॉन्ग है तो इनमें कंफ्यूजन होगी, तो मैं एक बार स्टेप बता देती हूँ। स्टेप क्या है, थर्ड पार्ट का स्टेप बता रही हूँ मैं। सबसे पहले मेरे को पेयर वाइज ऑर्थोगोनल करना था, तो वो मेरे पास पेयर वाइज ऑर्थोगोनल जो है मेरे पास, ये तो आपने कर दिया, ये आसान है, ठीक है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करना है, हमारे पास इस थ्योरम का यूज करना है कि अगर मेरे पास ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, ठीक है। मतलब कि इसके बाद इसके सेकंड में, ठीक है, ये होने के बाद मैं लिख दूंगी अगर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्शन P आ जाएगी जो कि क्लोज लीनियर सब स्पेस M पर है, जो कि मेरे पास ये इस तरीके से, ये पूरा पोर्शन फर्स्ट पेयर वाइज ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, सेकंड मेरे को ये वाला पोर्शन लिखना है। अब ये वाला पोर्शन लिखने के बाद मेरा मेन टारगेट जो है, मुझे ये चीज लेके आनी है, ये ध्यान रखो। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो m रिड्यूसेस t, मेरे को करना, तो ये m क्या है, इसके इक्वल है, तो मतलब मुझे इन सबको दिखाना पड़ेगा रिड्यूसेस t, तो इसलिए मैं दिखाती हूँ। थर्ड स्टेप हो जाएगा ये, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस स्टेप, थर्ड मेरे पास इसको रिड्यूसेस दिखाना, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए मुझे ये सबको रिड्यूसेस दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के बाद, वो करने के बाद मेरे पास एक थ्योरम होती है दिस, इस थ्योरम का यूज करेंगे। फिर इसी थ्योरम का टू टाइम्स यूज हुआ है। पहले मैंने इन सबके एमाइज के लिए यूज किया है, देखो बेटा, इन सबके एमाइज के लिए यूज किया, फिर मैंने इसके लिए यूज किया। ये इक्वल आते ही मेरे पास आ गया मेन टारगेट दिस, और ये आने के बाद मेरे पास बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, मुझे प्रूफ करना है दिस h इक्वल टू m, तो इसके लिए मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज करती हूँ कि मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ। रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से लगाई कि मेरे पास ये जो हिल्बर्ट स्पेस है ना, फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस, इसमें मैंने एक यू ऑपरेटर ऐसा दिखा दिया जिसके पास ना तो आइगन वैल्यू है ना आइगन वेक्टर है, और मैंने यहाँ पे इसको जीरो प्रूफ करना था, मैंने नॉन जीरो मान लिया। बट मुझे पता है कि कोई भी नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस होगा उसके हर एक ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। बट मैंने एक ऐसा ऑपरेटर यू दिखा दिया इस हिल्बर्ट स्पेस में, नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस में, ना तो उसके पास आइगन वैल्यू है ना आइगन वेक्टर है, तो मतलब ये कंट्राडिक्ट हो गया कि ये मेरे पास नॉन जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये जीरो होगा। जैसे ही ये जीरो बना तो मेरे पास h इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m आ गया, और h इक्वल टू m आते ही मेरे पास ये स्पेन वाला पोर्शन आ गया, ठीक है बेटा। तो स्टेप टू स्टेप याद रखना है, ऑर्थोगोनल, एमाइज ऑर्थोगोनल, फिर पीआईज ऑर्थोगोनल, p और m का एंट्री करा दी, फिर हमें एम आई रिड्यूसेस वाला दिखाना, एम रिड्यूसेस, तो उसके लिए एम आई रिड्यूसेस, फिर ये वाली थ्योरम और ये रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थोड़ी सी ये क्या नाम है, लेंथी है हमारे पास थ्योरम, बट इजी है, स्टेप टू स्टेप इसको करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाली रिस्ट्रिक्शन आपको लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये चीज बताई है। ओके।